नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। साधना समूह की तरफ से प्रदेश में विकास की चर्चा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के 250 उद्योगपति शामिल हुए और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने भी शिरकत की। देश की शुरुआत और प्रगति एक दिव्यांग व्यक्ति से होती है। हालांकि ये मेंटली बहुत साउंड है और यहाँ के एक लीडिंग बिजनेसमैन है। सर, मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे आए और खास तौर से मुश्किल के साथ आप यहाँ पहुंचे और आप सर से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला मैं आपसे चाहूंगा कि आप उनकी बात रखें इनके सामने, सर के सामने। अपना प्लीज परिचय दें पहले सर। नमस्कार सर, आप यहाँ आए हमारा सौभाग्य है। मेरा नाम अमित अग्रवाल है। मैं DSI रोबोटिक्स नाम की कंपनी चलाता हूँ। मैंने 2006 में स्टैब्लिश की थी यहाँ पे। एंड दिस DSI रोबोटिक्स इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस रोबोटिक्स कंपनी। और हम लोग मेजर काम कर रहे हैं लोगों की जान बचाने में, बिकॉज हम लोग सीवर, वाटर, वेस्ट वाटर और ओशनिक जो ऑनशोर पाइपलाइनिंग है उसमें काम करने के लिए, उसकी सफाई और इंस्पेक्शन के कामों के लिए रोबोट्स बनाते हैं। हमने इंडिया का पहला रोबोट बनाया था सर्वे का, हमने इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्टिंग रोबोट बनाया था, हमने वर्ल्ड का पहला ऑनशोर रोबोट बनाया था। एंड वी आर अ डीप टेक कंपनी एस्टैब्लिश्ड ओवर है, फुल्ली बूटस्ट्रैप्ड। सर, मैं अपनी बात रखना चाहूँगा आपके ज़्यादा समय न लेते हुए। सर, एक निवेदन ये था कि जैसे हम लोग कितने साल से यहाँ पर हैं, हम लोग चूँकि डीप टेक में इन्वेस्टमेंट भी आसान नहीं होता है, तो मेरी फैमिली ने वी हैव इन्वेस्टेड एवरीथिंग इनटू इट, राइट। सो अभी ऐसा है कि वी वांटेड टू टेक अप सम लैंड, बिकॉज एक बहुत लंबे समय के बाद इन चीज़ों में गति आई है। तो अब बस प्रॉब्लम ये है सर कि इसके अंदर आपकी जो पॉलिसी है उसमें एक तो जो इंटरव्यू पॉलिसी है उसके अंदर हमें जो पैसा होता है वो इकट्ठा देना होता है। तो उसमें आपसे निवेदन था कि सिंस वी आर डीप टेक, हमारे इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होते हैं रोबोट्स वगैरह में, तो काइंडली उसके अंदर एक लॉन्ग टर्म पेमेंट प्लान हो तो हमें वो इंटरव्यू के बाद वो प्लॉट देना आसान होगा। और दूसरा ये कि सर इसके अंदर जो लकी ड्रॉ की पॉलिसी है उसमें सर एक तो पार्टिसिपेशन जो हो वो उसमें जैसे लोग नई नई कंपनी खोल के आ जाते हैं। अब हमारे जैसे लोग इस तरह के लकी ड्रॉ में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई फायदा ही नहीं है। हम लोग यहाँ 10-15 साल से हैं, तो हमें एक प्रेफरेंस मिलना चाहिए कंपेयर टू कंपनी जो आके रातों रात खुल जाती हैं। हम लोग एक जेन्युइन कंपनी है जो यहाँ पर बहुत सालों से है, तो थोड़ा सा हद बनता है। आपसे निवेदन है। ठीक है, थैंक यू। आलोक जी प्लीज अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर। GST विभाग जो पहले व्यापार कर कहलाता था, उसमें सर 10 से 20 साल पुरानी डिमांडें आज दोबारा से भेजी जा रही हैं, जिनका कि भुगतान पूर्व में हो चुका है। और वो डिमांडों का रिकॉर्ड ना व्यापारी के पास है ना विभाग के पास है, जबकि नॉर्मली ये कहा जाता है कि 8 या 10 साल से ज्यादा रिकॉर्ड ही नहीं रखना। तो 20 साल पुरानी डिमांड का रिकॉर्ड हम कहाँ से लाएंगे? और उसके ऊपर विडंबना ये है कि हमारे बैंक खाते तक सील कर दिए जाते हैं, और उस सील करने से हमारी साख पे भी बट्टा लगता है और हमारा व्यापार भी ठप हो जाता है। तो ऐसी कार्रवाइयों को रोके जाने के लिए आपसे निवेदन करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार का मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ, कि जो आभार प्रकट करता हूँ जो हमारे प्रदेश की जनता के लिए रात दिन काम कर रही है। हमारी सरकार कुछ शहरों को हाईटेक और स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है। उसमें हम कहना चाहते हैं कि बिजली की कुछ तारें और खंभे जो हैं कनेक्शन के लिए, इंडस्ट्री में कनेक्शन के लिए, वो सारे ओवरहेड हैं। और जब भी कोई तूफान आता है तो सबसे पहले इफेक्ट आता है वायर पे और इंडस्ट्री बंद हो जाती है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ब्रेकडाउन से बचने के लिए अगर इनको अंडरग्राउंड केबलिंग कर दी जाए तो ये सबसे बड़ी जो मुसीबत चल रही है, आज कंटिन्यूस प्रोसेस वालों को बहुत तकलीफ होगी, तो उससे हमें निजात मिल जाएगी। दूसरा, इसके लिए जगह हर मेरे ख्याल 2 महीने में 2.5 महीने में पेड़ काटने पड़ते हैं। सर, हम चाहते हैं कि पेड़ ना काटने पड़े, क्योंकि पेड़ भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पेड़ ना काटने पड़े, तो आपसे निवेदन है कि हाई टेंशन वायर और लो टेंशन वायर, इन दोनों के लिए अंडरग्राउंड करती है। थैंक यू सर। सर, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अजय सरीन है और हम लोग 1990 में नोएडा में आ गए थे और हमने इंडिया की फर्स्ट एम्यूजमेंट राइड मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगाई थी। उसके बाद इंडिया में कम से कम हमने कापू का हुआ करता, उसके बाद हमने 70 से 80 एम्यूजमेंट पार्क इंडिया में लगाए। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में NEA की तरफ से
कि हमारे पास में एक अगर हम इनिशिएटिव ले सकें कि ज्वाइंट इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डेलीगेशन बनाया जाए बिटवीन नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशंस एंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सर उससे काफी हमें लोगों को बेनिफिट मिलेगा इस डेलीगेशन के थ्रू में कि हमारे पास में एक हमारा ब्रांड बन जाएगा, ब्रांड नोएडा एंड ब्रांड यूपी। तो उसको कंट्रीज के लाइक हम सिंगापुर, वियतनाम, अदर कंट्रीज में जाके इस प्रमोट किया जाए इस इंडस्ट्रीज को, नोएडा की इंडस्ट्रीज को, कि जो आज की डेट में आप यहाँ पे लेके चले कि हमारे पास हर टाइप की इंडस्ट्रीज है, पैकेजिंग इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, आपके पास में टॉयज की इंडस्ट्रीज है। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज हमारे नोएडा के अंदर में बनी हुई है कि जिसको हम वहाँ प्रमोट करके और एक ब्रांड बना सकते हैं सर। तो NEA एश्योर्स करती है कि दैट फुल कमिटमेंट विल मोबिलाइज टू एक्सपोर्टर्स एंड रिप्रेजेंट आवर MSME इंडस्ट्रीज इफेक्टिवली इन नोएडा। तो सर अगर आपका हो तो हम इसको एक आगे पहुंचा सकते हैं डेलीगेशन के थ्रू। उत्तर प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो उनका सपना है $5 ट्रिलियन, उसमें $1 ट्रिलियन हम उत्तर प्रदेश से करना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत उस लक्ष्य को कब प्राप्त करेगा हो सकता है उसमें थोड़ी डिले हो जाए, लेकिन आपके रहते हुए हम $1 ट्रिलियन प्राप्त कर लेंगे। इसमें सर एक निवेदन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश की बैकबोन है और पूरे भारत की भी बैकबोन है। क्या 8000 मीटर तक का उद्योगपति ई ऑक्शन से भूखंड खरीद कर अपना उद्योग लगा सकता है? सर मुझे पता है कि ये शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा और न आपकी पसंद की चीज है, लेकिन अगर आप इसमें इंटरवीन करके अगर इसको वापस ड्रॉ वाले स्टेज पर ले आए 4000 मीटर तक, तो ये उद्योग के लिए बहुत बढ़िया फायदेमंद होगा और इन्वेस्टर इसका फायदा नहीं उठाएंगे। अभी केवल मात्र 90% इन्वेस्टर फायदा उठा रहे, लघु उद्योग इसका फायदा नहीं उठा पा रहा। तो मेरा निवेदन है कि ई ऑप्शन को खत्म करके ड्रॉ सिस्टम चालू किया जाए। थैंक यू सर। मेरा नाम मुकेश कक्कड़ है और मैं 87 से यहाँ इंडस्ट्री रन कर रहा हूँ। रबर रोल्स का मेरा काम है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट का भी मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया है। जो बाहर से इंपोर्ट करते थे वो मैंने यहाँ प्रोडक्ट बनाया और बड़ा अच्छा आपकी कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आपकी कृपा से ये प्रदेश प्रगति कर रहा है। अभी पिछले कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले विद्युत विभाग की तरफ से एक ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को, यूपी के किसी भी उद्यमी को या किसी भी व्यक्ति को जो यहाँ पे रह रहा है, बिजली से संबंधित कोई परेशानी या कोई दिक्कत होगी तो हम एक नंबर दे रहे हैं आपको पूरे यूपी के लिए। आप वो नंबर डायल कीजिए तो आपकी समस्या का समाधान होगा। और वाकई ऐसा नहीं है कि होता है, लेकिन हमें दिक्कत तकलीफ जब होती है, विडंबना इस बात की है कि जो आपका नंबर 1912 है सर, आप भी मिला के देख लीजिए, अभी वो नहीं मिलेगा। और मैंने निवेदन किया, मैंने मंत्री जी के यहाँ फोन किया लखनऊ के अंदर, तो मैंने कहा साहब आपका नंबर तो मिलता नहीं, इस नंबर को क्यों आप फ्लैश करते हैं? तो वो कह रहे हैं जी लाखों लोग फोन करते हैं, खाली एक आप नहीं हो फोन करने वाले। वहां से मुझे ये जवाब मिलता है, इट मीन्स वो हमारे को ये कह रहे हैं कि लाखों लोग रोज फोन करते हैं बिजली डिपार्टमेंट के लिए कि हमारी बिजली की समस्या है। ऐसा है नहीं सर, हमारे यूपी में बिजली बहुत बढ़िया है और नोएडा में बहुत बढ़िया बिजली है, लेकिन कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान होना चाहिए। ये मेरी आपसे निवेदन है। धन्यवाद सर। नमस्कार, शरद जैन, मैं नोएडा में 85 से हूँ। हम लोग रेलवे और डिफेंस के लिए कुछ कंपाउंड बनाते हैं। समस्या तो नहीं सर, जब से आपकी सरकार आई है औद्योगिकरण पे पूरा जोर है और काफी अच्छे स्तर पे औद्योगिकरण हो रहा है प्रदेश का, नोएडा का, ग्रेट नोएडा का, यमुना का। पर एक ये हो रहा है कि इस औद्योगिकरण के पीछे कई जगह पे प्लॉट अलॉट कर दिए जाते हैं। हमारी पुलिस कमिश्नर नोएडा लक्ष्मी सिंह जी भी आ चुकी है, प्लीज एक बार उनका स्वागत करें। महिला का सम्मान सर्वोपरि है कि जब महिला और खास तौर से जिनके नाम में लक्ष्मी है, तो आप समझ सकते हैं कि आप इनके बिना सब कुछ अधूरा। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हियर। और आज हमारे मुख्य सचिव साहब के साथ साथ में आप भी मौजूद हैं, ये हमारा बहुत सौभाग्य है, क्योंकि अभी मैंने सर से कहा कि विकास लाख हो जाए, आप जितनी फैक्ट्रीज खुलवा दें, लेकिन अगर वो सुरक्षा उसकी नहीं होगी तो वहां पे कोई फायदा नहीं। और आपके रहते हुए नोएडा बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत सुरक्षित है। अगर आप अग्री करते हो एक बार तालियों के साथ स्वागत करें प्लीज। और मैं अब एक छोटा सा जो औपचारिकता हमारी होती है, कृपया सम्मान करें।
किया है हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वहां से होके आई है, इनकी भी स्ट्रैटेजी लगातार मौजूद थी। रश्मि सिंह जी को मैं चाहूंगा, मैम कृपया प्लीज एक बुके से आपका स्वागत हो जाए। रश्मि जी प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर है जम्मू कश्मीर की, और मैम जब आप मंच पे ही हैं तो एक हमारी औपचारिकता। दीप हमारे किसी भी कार्यक्रम की सबसे बड़ी सभ्यता है, और आज उस सभ्यता को हमारे विशिष्ट लोग मौजूद होकर के उस सभ्यता को पालन कर रहे हैं। सर मैम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज कार्यक्रम में हमारी शुरुआत हो रही है। सपना आप प्लीज, साधना की हमारी ब्यूरो है, कृपया आप भी, और एसीयू साहब बस आप मैं सीधे चाहूंगा कि सीधे हमारे मुख्य सचिव साहब और मैम, अब मैम प्लीज आप सीट ग्रहण करें और सर आप अपनी बात पे रखें। साधना टीवी के ब्रजमोहन जी, कमिश्नर पुलिस नोएडा लक्ष्मी जी, अध्यक्ष नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, ट्रेजरर और बाकी ऑफिस बेयरर्स, नोएडा में काम कर रहे उद्योगपति साथियों, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करना चाहूँगा ब्रजमोहन जी का कि उन्होंने एक मौका दिया आप लोगों के बीच आने का। नोएडा 1976 में स्थापित किया गया। देश में बहुत कम उदाहरण है, बहुत कम राज्यों के पास ऐसे उदाहरण हैं कि उन्होंने एक नया शहर बसाया हो, नया शहर बनाया हो, और यूपी को ये सौभाग्य मिला है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे नए शहर को उन्होंने स्थापित किया। आप सबके जहन में नए शहर बनाने में एक चंडीगढ़ का नाम आता होगा, लेकिन वो इस तरह का इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इंस्टीट्यूशनल टाउनशिप और इतने बड़े तादाद में और देश के और विदेश के हर कोने से आकर रहने वाले कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह वो नहीं है। आप सबकी मेहनत और जो भी आपने यहाँ पर अपने आप को, अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया है, उसका नतीजा है कि नोएडा गेट नोएडा आज की तारीख में इस मुकाम तक पहुँच पाया है। इसके लिए मैं सरकार की तरफ से आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जो पर कैपिटा इनकम है वो एक तरफ ऐसे जिले भी हैं जहां लगभग ये 40,000 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति है, प्रति वर्ष किया है, जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। नोएडा की ये 6 लाख रुपए, तो ये देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम के लिए भी नोएडा जाना जाता है। साथियों, बहुत देर से आपने सुना पिछले 2017 से क्या हुआ है, और इस तरह के परिवर्तन और इस तरह के ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस दुनिया में और हिस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं आपको 1-2 आंकड़े बताऊंगा, आप खुद इसको जज करेंगे। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है देश में जो पिछले 7 सालों में अपनी जीडीपी को 2 गुना से अधिक बढ़ाया है। 2017 में स्टेट की जो जीडीपी थी वो 12.5 लाख करोड़ की थी, आज ये लगभग 27.5 लाख करोड़ की है। ये कोई और स्टेट नहीं कर पाया है। इस दौरान लगभग 4 करोड़ की आबादी बढ़ी है, हम 20 करोड़ से 25 करोड़ हुए हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जिसने अपने पर कैपिटा इनकम को भी 2 गुना से ज्यादा बढ़ाया है। 2017 में यहाँ की पर कैपिटा इनकम $600 हुआ करती थी, जो लगभग 40,000 50,000 रुपए के आसपास है, और आज की तारीख में ये $1,300 है, जो कि लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास है। तो इस तरह के जो अचीवमेंट्स हुए हैं ये सब आप सब की, किसानों की और बाकी जो हमारे मजदूर साथी हैं उनकी मेहनत का परिणाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सतत इस बात पे फोकस रहता है कि जो भी व्यवसाय है, जो भी इंडस्ट्री है, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो क्लियरेंसेज हो या और भी कोई चीज को लेकर समस्या हो। इसीलिए हर स्तर पर एक मैकेनिज्म है जिसमें जो आपने ग्रीवांसेस बताए उनको रिड्रेस करने के लिए विभागवार और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कमेटी, डिविजनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे ये बनी हुई है। इसके बावजूद कुछ समस्याएं लोगों की रहती हैं और वो समय से हल करना हम लोगों का दायित्व है।
मैं आपके कुछ सवाल लूं, उसके पहले एक दो चीजें और आपको बताना चाहूंगा प्रदेश के बारे में। जो मैंने बताया कि हम लोग की अर्थव्यवस्था लगभग 27.5 लाख करोड़ की है। इसमें आज की तारीख में 25% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का है और 25% ही कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर का है, जिसमें आपका काम और मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। 50% का कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर का है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह के इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहे हैं और आए हैं वो कल्पना से परे हैं। और आज सुबह से जो एक मीटिंग चल रही थी उसमें सभी पूरे देश के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और गवर्नर आए हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में नीति आयोग की जो एक गवर्निंग काउंसिल है उसकी मीटिंग सुबह से चल रही थी और इसी पर बात चल रहा था कि विकसित भारत 2047 में बनना है या बनाना है तो उसमें प्रदेश की क्या भूमिका होगी और वो कौन से स्टेट क्या करना चाह रहा है। आप सबने सुना कि $5 ट्रिलियन की एक टारगेट रखी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन की एक अपनी टारगेट अपने स्टेट के लिए सेट किया है, जिस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में ये क्षेत्र नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना जिस तरह से टेक्नोलॉजी के लिए और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिस तरह से फैल रहा है, जिस तरह से मशहूर हो रहा है, वो बहुत कम इलाके इस तरह के हैं। और आज की तारीख में नोएडा लगभग 55% जो देश में मोबाइल बन रहे हैं वो 55% मोबाइल नोएडा में बन रहे हैं, ग्रेटर नोएडा। अभी आपने सुना होगा फॉक्सकॉन और HCL का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है जो सेमीकंडक्टर के लिए है और अभी देश में कहीं भी सेमीकंडक्टर बनना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो 6 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं उसमें 4 गुजरात में है, 1 आसाम में है और ये 6ठा नोएडा को इसका मिला है। और इसमें जो इंडस्ट्रीज के साथ बात चल रही है जो सेमीकंडक्टर में काम करते हैं वो इस प्रोजेक्ट के सैंक्शन होने के बाद बहुत बड़े पैमाने पर आने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ की तस्वीर जेवर एयरपोर्ट के कंप्लीट होते ही बहुत तेजी के साथ बदलेगी। आप सब देख रहे होंगे कि उस इलाके में किस तेजी के साथ विकास हो रहा है, लेकिन जेवर एयरपोर्ट में जो सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी की वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो लगभग 5000 एकड़ में बना है और वो आज की तारीख में जो उनके रनवे वगैरह की स्थिति है वो 6 करोड़ पैसेंजर को साल में डील कर सकते हैं, जिसके आसपास वो लगभग सैचुरेशन पे वो पहुंच चुके हैं। ग्रेटर नोएडा यमुना में जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वो लगभग 11,000 एकड़ में बन रहा है और उसमें 6 रनवे प्लान किए गए हैं और फाइनली जब भी 10 साल 15 साल के बाद वो जब 6 रनवे फंक्शनल होंगे तो ये 20 करोड़ पैसेंजर को हैंडल करेगा साल। अब आप समझ सकते हैं आज की तारीख में पूरी दुनिया में सिर्फ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे हैं जो कि 10 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर हैंडल करते हैं, यानी 100 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर हैंडल करते हैं। एक अटलांटा है और दूसरा इस्तांबुल है। इस्तांबुल एयरपोर्ट लगभग 18,000 एकड़ में बना हुआ है। ये दुनिया में सिर्फ 2 एयरपोर्ट हैं जो अभी 10 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर हैंडल करते हैं। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब पूरे पीक पे होगा अपने डेवलपमेंट के तो 20 करोड़ पैसेंजर को हैंडल करेगा, पूरे इलाके को बदलेगा। आज की तारीख में एक्सप्रेसवेज जो यूपी के पास हैं, अभी गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है जो लगभग 594 किलोमीटर का है और उसके बनने के बाद देश में जितने एक्सप्रेसवे हैं उसका 55% से ज्यादा हिस्सा उत्तर प्रदेश के पास होगा एक्सप्रेसवेज का। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और कई राज्यों से टीमें आती हैं यूपीडा के और एक्सप्रेसवे बनाने वाली जो अथॉरिटी है उसके काम को देखने के लिए और समझने के लिए कि कैसे ये 50-100 लोगों का एक जो ये सेटअप है यूपीडा वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैसे कर रहा है। जैसे गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 36,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। कैसे साल भर में आप 20,000 एकड़ जमीन एक्वायर कर रहे हो और कहीं भी किसानों के साथ उस तरह की विवाद नहीं हो रही है, आप एक्सप्रेसवे भी 2 साल 2.5 साल के अंदर तैयार करके और डिलीवर करना। तो काफी परिवर्तन हुआ है लोगों की सोच में प्रदेश के और काम करने के तरीके में और नजरिए में। अब मैं इन सवालों पे आऊंगा जो आपने रखे हैं। नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन को मैं काफी पहले से जानता हूं क्योंकि मैं यहाँ पर डीएम भी रहा हूँ कुछ समय के लिए
और मैं CEO भी रहा हूँ ग्रेटर नोएडा में, तो मेरा ताल्लुक एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन से रहा है और होता रहा है और मेरी बातचीत इनसे चलती रही है। साथियों, सरकार का जो भी सोच है कि इतने नियत समय में बन के तैयार होना चाहिए, अगर आपने प्लॉट लिया है तो उसके पीछे नियत या सोच परेशान करने की नहीं है। सोच ये है कि अगर आपने लैंड लिया है, जो कि आज की तारीख में सबसे वैल्यूएबल एसेट है, तो उस पर आप इन्वेस्ट करें और प्रोडक्शन का काम करें और आगे बढ़ें। ये आप सबका भी अनुभव होगा, ये हम लोग का भी अनुभव है। किसी साथी ने अभी बताया भी कि बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से लैंड को ले लेते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि उसका रेट बढ़े और हम उसको फिर बेच के निकल जाएं। उसमें दोहरा नुकसान होता है प्रदेश का। एक तरफ वो आदमी जो खुद प्रोडक्शन करता और वो जिस कदर से उस जमीन पे इन्वेस्टमेंट करता, वो इन्वेस्टमेंट के लिए जिसने लिया है वो नहीं करता उस तरह से। दूसरा, अगर इस तरह के इन्वेस्टर जो कि काम करने को आतुर हैं, इनके पास जमीन होती तो कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता, कई लोगों को नौकरी और काम मिला होता। तो इसके पीछे मंशा सिर्फ ये है और सोच सिर्फ ये है। जो यूनिफाइड पॉलिसी बनाई गई है उसके पीछे मंशा ये थी कि आज की तारीख में एक ही काम के लिए नोएडा में नियम अलग है, ग्रेटर नोएडा में नियम अलग है, यमुना में नियम अलग है। तो इसका फायदा किसको होता है? इसका फायदा उनको होता है जिनको कंफ्यूजन में फायदा होता है। यानी जो नीचे के लोग ऑपरेट कर रहे हैं, आपको एक ही काम के लिए कुछ कागज देंगे, कभी दूसरे काम के लिए कुछ कागज देंगे। और हर मुद्दे पे, आपने एमलगमेशन की बात की या डिवीजन की बात हो, हर मुद्दे पे अगर आप देखेंगे तो 1976 से लेके और अभी तक 50 आदेश हो रखे होंगे। तो आपको सामने वाले को जैसा आदेश देने का मन करता है वो निकाल के वो दे देता है कि इसमें ये लागू होगा। इन समस्याओं को दूर करने के लिए ये यूनिफाइड पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया गया कि भाई ये पॉलिसी है, ये दुनिया में सबके हाथ में होगी, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। बट आपने जो भी समस्याएं इसके बारे में बताई हैं, हम लोगों ने कुछ चेंजेस पिछली बोर्ड मीटिंग में भी किया था। आपने जो बनाया है नोट वो आप हमें देंगे। हम इस बार की जो बोर्ड मीटिंग होगी या अलग से बोर्ड मीटिंग करके और फिर ये चेंजेस हम लोग उसको कर लेंगे। हम लोगों की मंशा से चीजों को स्ट्रीमलाइन करने का है और आपके ध्यान में और आपके संज्ञान में सही बात हो ये है। अब ये किताब आपके हाथ में होगी तो फिर कोई आपको 1990 का कोई आदेश निकाल के नहीं देगा, क्योंकि इस आदेश में पिछले सारे चीज सुपरसीड कर दिए गए हैं कि आज से यही लागू है। ये इसके पीछे मंशा है। अमेलगमेशन को डिवीजन करने की बात आई थी। देखिए, डिवीजन एक अलग मसला होता है। उसमें क्या है कि एक इंडस्ट्रियल प्लॉट अगर हमने 50 एकड़ का किसी को अलॉट किया तो उसके पीछे ये है कि आप प्रति एकड़ 5 करोड़ या 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे उस इंडस्ट्री में या उस प्रपोजल में, उस प्रोजेक्ट में इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब आपको 50 करोड़ रुपए मिले। अब 2 साल डाउन द लाइन कोई कह सकता है कि हमने तो ये अपना इन्वेस्टमेंट 25 एकड़ में कर लिया, अब बाकी 25 एकड़ हमको डिवीजन करके बेचने की अनुमति दे दीजिए। तो हमने अगर 50 एकड़ जमीन आपको 10 करोड़ में दी थी तो 4 साल के बाद वो 25 एकड़ जमीन 20 करोड़ की होगी। तो ये थोड़ा डिवीजन करके और ट्रांसफर करने में अलाउ इंडस्ट्री के सेटअप में नहीं किया जाता है। दूसरा ये कि जो अपने ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर करने की बात है, तो जैसे रेजिडेंसेस में अलाउ किया गया है, ये इंडस्ट्री में भी अलाउ किया जाता है, क्योंकि इसके पीछे सोच यही थी। जीएसटी के जो नोटिस बता रहे थे कि 20 साल 25 साल पुराने आए हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक नोटिस आप मुझे कोई कॉपी दीजिएगा। आपके पास मेरा नंबर नहीं होगा तो आपके पास दे दीजिएगा। मैं एक बार जीएसटी प्रमुख सचिव साहब को बुलाकर बात करूंगा। और ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। 20 साल पुराने रिकॉर्ड ना आपके पास होंगे ना उनके पास होंगे, तो उस पर फिर कोई बात हो नहीं सकती। तो इसको हम लोग, अगर ऐसा कोई नोटिस हुआ है तो हम सिंह ने शिरकत की है। और देखिए, साधना ग्रुप का ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था और इस आयोजन में 250 उद्योगपति शामिल हुए थे और इसके साथ ही मुख्य सचिव मनोज सिंह ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है।